Hi everyone, welcome to the channel and in this particular video मनी एंड बैंकिंग के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा जो डिस्कस होने वाला है। देखिए इस चैप्टर में जो एसेंशियल चीज़ें हैं जो हमें पहले डिस्कस कर लेनी चाहिए, जिसके बारे में आपको पहले से आइडिया होना चाहिए। मनी एंड बैंकिंग आफ्टर ऑल हमें पढ़ना है और इसमें हमें क्यों पढ़ना है ये इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले तो, राइट। सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड फॉलोड बाय दिस वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट अल्टीमेटली इस तरह इसमें जो इम्पोर्टेंस है क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। अब अगर हम क्वेश्चंस की बात करें लेट से पर से, तो देखिए मनी का जो सप्लाई होता है, मनी का जो सप्लाई होता है जब वो टू मच रहता है, व्हेन द मनी इज टू मच in the market, if let's say there is too much money, then this too much money will do one thing that we do not want, that there would be too much demand. Why? Because people can buy more. Ultimately, what you will remember that people can buy more. And when people buy more, demand is always more, right? So this particular money, the flow of the money, the flow of the money is to be regulated. You got to regulate the flow of the money. Now, how to do it? How do we do it? The flow of the money can be regulated, but how? So there are two systems who come into play who are very vital to regulate the flow of money. First, that it is the income of the individual which decides whether the person has the money or not. Now just imagine how fast the change in the income happens. The change is not fast, isn't it? इनकम बहुत तेज़ी से बढ़ती घटती है क्या? नहीं। तो ये जो इनकम वाला पार्ट है ये गवर्नमेंट की पॉलिसी से हो सकता है। बोलिए, this can be because of government policy, so which might take a lot of time to form and shape. The other is the pocket. The other is the pocket of an individual. किसी के जेब में कितना पैसा है, उसकी जेब का पैसा जो है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर पॉकेट में बहुत ज़्यादा पैसा है तो डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? खर्चा ज़्यादा करेगा और डिमांड बढ़ेगी। हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता क्या है? आपकी पॉकेट को कंट्रोल करता है। कैसे? अब आपकी पॉकेट में जो पैसा है वो आपके या तो बैंक अकाउंट में होगा या आप हार्ड कैश लेके घूमोगे। समझिएगा बात को। बैंक अकाउंट में होगा या आप इसका हार्ड कैश लेके घूमोगे। अगर आप हार्ड कैश लेके घूमोगे तो जो डिमांड जो है वो नेचुरली बढ़ी हुई होगी। बोलिए, कहते हैं ना कि अगर आपके पास 500 रुपए का नोट है और अगर एक बार वो टूट गया, आपने तोड़वा लिया 500 का नोट, तो वो खर्चा हो जाता है। अब इसी तरीके से जब आपके पास हार्ड कैश है, यहाँ पे व्हेन यू हैव हार्ड कैश, तो होता क्या है, कैश आपकी परचेज की जो इच्छा रहती है, जो नेसेसिटी रहती है, परचेज करने की कोई चीज़ नेसेसिटी रहती है, उसको बढ़ा देता है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये जो रोकड़ा आपने अपने पास रख रखा है एज अ कैश, आपको इसको बैंक में एक तरीके से अकाउंट में रखने पे इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा तो आप बोलोगे ये कैश मैं अपने पास क्यों रखूं, ये मैं बैंक के अकाउंट में जमा कर देता हूँ। तो आप जैसे ही बैंक के अकाउंट में मनी डिपॉजिट करने आ जाओगे, पैसा डिपॉजिट कर दोगे, तो ये पैसा किसके पास आ जाएगा? बैंक के पास। बैंक फिर ये पैसा क्या कर सकता है? लोन प्रोवाइड कर सकता है। किसको प्रोवाइड कर सकता है? लोन प्रोवाइड कर सकता है। लोन प्रोवाइड करने से इकोनॉमी में क्या होगा? इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगा और धीरे से आपकी जो इनकम है वो बढ़ेगी। ठीक है, ये इंडिया के कंट्री के जीडीपी में भी मदद कर सकता है। समझ रहे हैं बात को? तो बैंक जैसे ही आपको बोला कि मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दो, तुरंत डिमांड क्या हो जाएगी? डिमांड ऐसे क्या हो जाएगी? तुरंत कम हो जाएगी, क्योंकि पैसा अभी हम खर्चा नहीं कर पा रहे। तो ये याद रखना है, ये यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि जो हमारे यहाँ पे सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो बेसिकली फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करता है। वो हमारे मार्केट में फ्लो ऑफ मनी जो है उसको कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करके? सप्लाई साइड पे नहीं, डिमांड साइड पे। डिमांड साइड पे जो कंट्रोल करता है उसको कहते हैं लिक्विडिटी कंट्रोल्स, उसको कहते हैं लिक्विडिटी कंट्रोल करना। आप समझ रहे हैं ये बात को?
पहली बेसिक चीज़ें इस चैप्टर्स में आपको ये समझ में आना जाना चाहिए, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है अपने को बट एज सच होता नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करता है। अब ये फ्लो ऑफ मनी क्यों क्यों कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है, हमारे मन में सवाल आता है। आफ्टर ऑल वाई द नीड, आफ्टर ऑल वाई द नीड, isn't it? Why there is a need, why there is a need to control the flow of money? ठीक है, जैसे ही सवाल आपके मन में आता है तो आपको दो सिस्टम समझना पड़ेगा, सप्लाई का सिस्टम और डिमांड का सिस्टम। देखिए, सप्लाई दो चीज़ों की हो सकती है, गुड्स की सप्लाई हो सकती है और सर्विसेज की सप्लाई हो सकती है। जब भी इन दोनों तरह की सप्लाई की हम बात करते हैं तो कोई भी बात सोचिए, अगर आपको सडनली कोई बोले कि सप्लाई इंक्रीज करो, तो क्या रातों रात हो जाएगा सप्लाई इंक्रीज? रातों रात सप्लाई इंक्रीज तो नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर लोगों के पास पैसा है, किसी चीज़ की डिमांड है, तो ये वाली चीज़ तो कंट्रोल, मतलब कैन कैन बी अफेक्टेड इन अ डे, कैन बी अफेक्टेड इन अ डे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक कॉलोनी है, यहाँ पे खूब सारे लोग रहते हैं और सबके पास, अभी कह लीजिए कि सबके पास ये पूरा कॉलोनी में एवरीबडी इज़ हैविंग गुड मनी, एंड अचानक से रात को चोरी हो जाए, रात को सबके घर में चोरी हो जाए। सुबह जब ये लोग उठें तो इनके पास नो मनी, कोई पैसा इनके पास नहीं है। तो इनकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? डिमांड तुरंत ही कम हो जाएगी। ये अपनी बेसिक एमेनिटीज़, बेसिक नेसेसिटीज़ को पाने के लिए बस उतावले रहेंगे। आप समझ पा रहे हैं बात को? तो ये चीज़ जो है, डिमांड साइड जो है वो इमीडिएट कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, डिमांड और सप्लाई में जब भी गैप होगा, तो हम यही बात कर रहे थे कि क्यों करने की ज़रूरत पड़ती है। जब भी गैप होता है तो ये हमारे मार्केट में इन्फ्लेशन के रूप में दिखाई देता है, यानी कि एक तरीके से हमारी सिस्टम में महंगाई आने लगती है। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सप्लाई और डिमांड साइड पे आरबीआई डिमांड साइड को चुनता है, क्योंकि वो फ्लो ऑफ मनी को क्या कर सकता है, अगेन वापस से वही बात आ जाती है, वो फ्लो ऑफ मनी को क्या करता है, तुरंत ही कंट्रोल कर लेता है। यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में, मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में, कुछ इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको डिस्कस की जाती हैं और यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करते हैं कि मनी जो है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, राइट। एक इकोनॉमी में जहाँ पे बहुत सारे कमोडिटीज़ का एक्सचेंज चल रहा होता है, तो वहाँ पे सिर्फ एक इंडिविजुअल है, उसको चीज़ें चाहिए, तो कोई मनी का रोल नहीं है, राइट। लेकिन एक से ज़्यादा अगर इंडिविजुअल हैं, ठीक है, वो किसी तरह के मार्केट ट्रांजैक्शन में पार्ट ना लेते हों, यानी कि एक फैमिली है जो कि एक आइसोलेटेड आइलैंड में रह रही है, तो भी मनी का उनके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही एक इकोनॉमिक एजेंट दूसरे के साथ जब इंगेज करने लगता है ट्रांजैक्शन में, जब भी वो एक मार्केट में आता है, राइट, वेन एवर दैट पर्सन कम्स इन साइड अ मार्केट, राइट, वेन एवर दैट पर्सन कम्स इन द मार्केट, मनी बिकम्स इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर फैसिलिटेटिंग दीज चेंजेस। इकोनॉमिक चेंजेस जहाँ पे मनी नहीं इन्वॉल्व होता है वहाँ पे बार्टर कहते हैं, और बार्टर ही सिस्टम को कहा जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास है, जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है। अब आप ज़रा खुद सोचिए कि ये चीज़ कितनी, ये इवेंट कितना रेयर हो सकता है, एग्जैक्टली exactly। और उसके बाद आपको हंट भी करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वो चीज़ किसके पास है। प्लस वो टाइप ऑफ प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। अगर आपको मान लीजिए लेदर की बेल्ट चाहिए और सामने वाले को चावल या कुछ ऐसा फल जो आपके पास है, ऐसे फ्रूट है आपके पास, तो ये चीज़ों के लिए आपको पहले तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट और हंट भी करना पड़ेगा। प्लस आप फ्रूट आप 4 दिन 5 दिन रख सकते हो अपने पास, लेदर तो प्रिजर्व हो सकता है। तो बार्टर सिस्टम में बहुत डबल इंसिडेंस ऑफ वांट्स के चक्कर में ये रेयर इवेंट हो जाता है और इसीलिए इसको सस्टेनेबल नहीं माना जाता है। तो इसीलिए हमारी इकोनॉमी में मनी के नाम का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि किसी भी तरीके से उसकी वैल्यू जो है वो कभी घटेगी नहीं
और दोनों लोग उस चीज़ को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। यानी अगर 10 रुपए का नोट है तो वो 10 रुपए का नोट जो है वो हमेशा 10 रुपए का ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा मनी के परचेजिंग पावर से। मनी का परचेजिंग पावर से, मनी का जो परचेजिंग पावर है, यानी मनी का परचेजिंग पावर कम हो सकता है। एक कंट्री है जो कि अगर प्रोग्रेस कर रही है, इफ द कंट्री इज प्रोग्रेसिंग, राइट, ओवरऑल इनकम जो है लोगों की बढ़ रही है, ओवरऑल प्राइसेस जो है प्रोडक्ट के बढ़ रहे हैं, तो अगर सिर्फ और सिर्फ प्राइस ओवरऑल बढ़ रहा है तो परचेजिंग पावर मनी का क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। बड़ी सिंपल सी बात है। आज लेट्स से एक पेंसिल है, वन पेंसिल है विच इज ऑफ ₹10। अब ऐसे समझिएगा कि अगर 1 रुपए इस पेंसिल का, ये पेंसिल अगर है लेट्स से, और इसके 10 भाग कर दें, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हम क्या कर दें, इसके 10 भाग कर दें। लेट अस इमेजिन दिस, इस पेंसिल के 10 भाग कर दे रहे हैं, ठीक है। अभी एक पेंसिल 10 रुपए आपने दिए तो पूरी पेंसिल आपको मिल गई। पर अगर आपने 1 रुपए दिया तो ये पेंसिल की कितना भाग ले पाए आप, सिर्फ इतना भाग ले पाए, ठीक है। सिर्फ एक भाग ले गए आप 1 रुपए में। अब कल को ये पेंसिल की कीमत मान लीजिए 20 रुपए हो जाए, ये पेंसिल की कीमत 20 रुपए हो जाए, तो अब 1 रुपए पे आप कितने पेंसिल खरीद पाएंगे। यहाँ पे पहले तो ये समझ लीजिए कि 1 रुपए पे आप कितने पेंसिल खरीद पा रहे हैं, 1/10 पेंसिल खरीद पा रहे हैं, यानी 0.1 मान लें। अब जब 1 रुपए पे आप आइए तो आप कितनी पेंसिल खरीद पाएंगे, 1/20, 1/20। 1/20 को ज़रा आप करिए कि तो कितना हो जाता है ये आपके सामने। सो आपको सिंपली, जैसे हमको कन्फ्यूज़न होता है तो हम 1 को 20 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे डॉट मारेंगे तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे फिर से 0 लगेगा तो फिर यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ पे 25। यानी अब जो है ये 0.05 पेंसिल ले पा रहा है, विच इज़ इवन हाफ ऑफ दिस, इजंट इट। तो ये जो डिफरेंस आया, इसी को हम कहते हैं परचेजिंग पावर। इसी को हम क्या कहते हैं, परचेजिंग पावर। तो पेंसिल की कीमत बढ़ने से 1 रुपए की परचेजिंग पावर पे असर पड़ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो परचेजिंग पावर ऑफ द मनी, एक ग्रोइंग इकोनॉमी में प्राइसेस जहाँ पे बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, कंट्री प्रोग्रेस कर रही है, तो मनी का परचेजिंग पावर होना, कम होना लाजमी है। लेकिन उसके साथ साथ जनरल ट्रेंड इन द इंक्रीज इन द इनकम स्टैंडर्ड्स भी होना चाहिए, तभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे और इकोनॉमी में हमेशा एक बूम बना रहेगा। डिमांड और सप्लाई का कभी भी गैप जो है वो बराबर नहीं आएगा। तो किसी भी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि डिमांड को आप हमेशा सप्लाई के साथ ही रखिए। सप्लाई इज longer to maintain or tougher to maintain also, while demand is shorter to maintain, isn't it? And it's also easier to regulate, because supply depends on, let's say, macroeconomic factors. Supply also depends on government support to industries. बोलिए, गवर्नमेंट सपोर्ट टू इंडस्ट्रीज, इजंट इट। गवर्नमेंट बिजली सस्ती दे रही है, रॉ मटेरियल पे इंसेंटिव दे रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल पे है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक फिजिकल पॉलिसी के साइड से आता है काफ़ी कुछ, सप्लाई साइड, राइट। लेकिन डिमांड जो है ये फ्लो ऑफ मनी है, इट्स नथिंग बट फ्लो ऑफ मनी, जिसको हम सिंपली लिक्विडिटी कहते हैं। फ्लो ऑफ मनी सिंपली क्या है, लिक्विडिटी। तो डिमांड, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल कर सकता है फ्लो ऑफ मनी को, तो डिमांड इज इजी टू कट।
और इसीलिए इसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अब आपके एनसीईआरटी में किताब में ये चीज़ें जो हैं ये इतने सिंपली नहीं डिफाइन की गई हैं, लेकिन कभी भी जब भी हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिखाई देते हैं, जैसे बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट कब जो अपनी चीज़ों को, अब जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात होती है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है ये आरबीआई अगर मान लीजिए परचेज कर रहा है तो इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ेगा, और अगर यही गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई सेल कर रहा है तो इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ेगा। एक तरीके से ऐसा सवाल पूछा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन जैसे लिखा रहेगा सिंपली आपके सामने, दैट ड्यूरिंग द जनरल इंक्रीज ड्यूरिंग द जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया under its open market operations, under its open market operations, right, लिखा रहेगा is likely to, इस तरह से आपके सामने ऑप्शन रहेगा, ए बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बी सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डी both A and B and C and D none. Now you need to understand that whenever RBI is, let's say, purchasing government security, कोई चीज आप खरीदते हो तो रिटर्न में आप क्या दोगे, रुपीस। यानी आरबीआई जैसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज कर रही है, बाय कर रही है, आरबीआई इज इन्फ्यूजिंग मनी विद द गवर्नमेंट। नाउ गवर्नमेंट हैज, लेट्स से, मोर मनी। When the government has more money, liquidity, what will happen? Liquidity will increase. Liquidity will increase, and this at the time of inflation, right? During the general increase in the prices, that is inflation का time चल रहा है, RBI will want to suck in the money. RBI will want to suck in the money, take the money from the market and reduce the demand. People should not have more demand because you don't need to, let's say, have the money. So RBI is not going to sell the government security and call back the rupees with the bank itself. So the people do not have enough money to spend. So this is one basic question that we need to understand. So these concepts, though, are very, very, let's say, sounds very easy prima facie to understand, it all gets very complicated and hodgepodge खिचड़ी बन जाता है जब हमारे सामने इस तरह का MCQ आता है। दूसरा एक क्वेश्चन और आता है जब वो मनी जो आपका, जैसे रुपी के ऊपर क्वेश्चन था, जैसे आपका रुपी जो है, अगर वो डॉलर के कंपैरिजन में, रुपी अगर डॉलर के कंपैरिजन में घटता है या बढ़ता है, तो उस समय आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को किस तरीके से, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करेगी, बेचेगी कि खरीदेगी। इन सभी क्वेश्चंस के, तमाम तरीके के क्वेश्चंस के आंसर हैं इस चैप्टर में, मनी एंड बैंकिंग, जो क्लास 12th की एनसीईआरटी का चैप्टर है। क्लास 12th की एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, तो इस चैप्टर के पूरे एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे टेलीग्राम को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे जो भी लेक्चर्स हैं वो आपको वहाँ पे दिखाई देंगे, और इस पूरे लेक्चर में हम यही चीज़ों को बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को थोड़ा सा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि मनी का जो इम्पोर्टेंस होता है वो कहाँ पे होता है, और मनी इसीलिए क्या होता है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है, बिकॉज बहुत बड़ी इकोनॉमी में बार्टर सिस्टम जो है वो सस्टेनेबल नहीं होता है, राइट। फिर मैंने आपको मनी का जो अप्रिशिएटिंग और डेप्रिशिएटिंग, लेट्स से, परचेजिंग पावर की कैपेसिटी जो है, मनी का परचेजिंग पावर जो है
वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे, जो कि आपको समझ में आ गया होगा, राइट। बार्टर सिस्टम की अपनी डेफिशिएंसीज होती हैं, जो कि हम उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज आपको शॉर्टली मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, राइट। लेकिन अभी हाल फिलहाल क्या कर रहे हैं, कुछ कंट्रीज जो है वो कैशलेस होने की भी कोशिश कर रही हैं अपने डिजिटल ट्रांजैक्शंस के माध्यम से। जैसे हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स निकाला, ई वॉलेट, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, जनधन अकाउंट, और इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो कैशलेस जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो ये एक रियलिस्टिक ड्रीम है कि नहीं है, ये सारी चीज़ों को है। लेकिन अब यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा प्रोसेस समझना है, डिमांड फॉर मनी, राइट। डिमांड फॉर मनी जब होता है तो हमें पता चलता है कि लोग आफ्टर ऑल डिज़ायर क्या कर रहे हैं, राइट। मनी इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ट्रांजैक्शंस, द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस विल डिटरमाइन द मनी people will want to keep, isn't it? The value of the transactions. The larger is the quantum of transactions to be made, the larger is the quantity of money demanded, isn't it? Since the quantum of transactions to be made depends on income also, it should be clear that a rise in income will lead to rise in the demand for money. This is the most fundamental principle. इसको आप constant मान लीजिए. A rise in income will lead to rise in demand for money. Also, when people keep their savings in the form of money rather than putting it in a bank which gives them interest, how much money people keep also depends on the rate of interest. Which means अगर बैंक अपने सेविंग अकाउंट में अगर आपको ये कह रही है कि आपको 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, और इंटरेस्ट इसको कहेंगे ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, आप जमा करेंगे तो आपको 10 रुपये मिलेगा। तो हमारे पास अगर लेट से 100 रुपये है, तो हम क्यों नहीं जमा कर देंगे इस बैंक में? तो हमें क्योंकि साल के अंत में कितना मिल जाएगा, 110 रुपये मिल जाएगा, तो 10 रुपये हमारा फायदा है। अब हम 100 का नोट लेके अपनी जेब में लेके घूमते रहें तो वो 100 का नोट ही रहेगा। लेकिन हमने सेविंग अकाउंट में डाला तो क्या हो जाएगा, हम उसको अपने पास से निकाल के बैंक में डाल दिए, जैसे बैंक में डाल दिए हमारे पास वो पैसा है नहीं। कैशलेस इकोनॉमी में जैसे ही आप आ जाते हो तो आपको ये सारे नियम जो है थोड़े से अटपटे लगते हैं, बिकॉज आप फिजिकल मनी तो यूज़ ही नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ नंबर्स जो है स्कैन करके ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो ये एक तरीके से बैंक के पास फ़ायदा है, क्योंकि बैंक के पास तो वो पैसा है ना, वो मनी पैसा बैंक और गवर्नमेंट के पास तो रखा हुआ है ना। वो फॉरेन किसी कंट्री को लोन प्रोवाइड कर सकती है कि नहीं कर सकती है? क्योंकि अचानक से आप तो नहीं खड़े हो जाओगे बैंक के सामने कि मेरा सारा पैसा दो, और अगर आप आ भी गए तो गिनती के लोग होंगे ऐसे। पूरी पूरी अर्थव्यवस्था में जितने लोग जुड़े हुए हैं सारे के सारे बैंक के सामने इकट्ठा तो खड़े नहीं हो जाएंगे कि मेरा सारा पैसा मुझे वापस करो। तो ये एक तरीके से ट्रस्ट के बेसिस पे चलता है, और जो पैसा गवर्नमेंट किसी ज़रूरतमंद को देती है, आप समझ लीजिए पूरी तरीके से रिस्क लेके दे रही है गवर्नमेंट, जब किसी फॉरेन कंट्री को दे रही है या आपकी बैंक किसी को लोन दे रही है, तो इस रिस्क पे दे रही है। पहला ये रिस्क है कि कहीं अचानक से सब लोग खड़े होकर अपना पैसा विड्रॉ ना करने लग जाएं, पहला पॉइंट। दूसरा सबसे बड़ा ये रिस्क लेके दे रही है कि जिसको उधार दे रही है वो वापस चुकाएगा। तो ये पूरा रिस्क के बेसिस पे चल रहा है, और ये रिस्क जो सबसे ज़्यादा मैनेज कर लेता है जो बैंक, उसका ट्रस्ट ज़्यादा होता है और लोग उस पर ज़्यादा डिपॉजिट करते हैं। तो बैंक ओवरऑल एक प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है जो कि इस तरीके से काम करती है। तो यहीं पे आपको वो चीज़ सिंपल जो है समझाया हुआ है। अब फिर बात करें सप्लाई ऑफ मनी की, ठीक है। तो मनी को दो तरीके से सप्लाई में देखा जाता है, एक कैश मनी और दूसरा बैंक डिपॉजिट्स। मनी का सप्लाई जो है वो कैश और बैंक डिपॉजिट्स दोनों के माध्यम से देखा जाता है। अब आप कौन सी दो बैंक आ जाती है हमारे सामने, तो एक होती है हमारी इकोनॉमी की सेंट्रल बैंक जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, दूसरा हमारा कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है जो कि इंडिविजुअल के लिए होता है। ये दोनों टर्म से आप फेमिलियर रहिएगा। और पूरी की पूरी इकोनॉमी में जो प्राइमा फेसाई रोल है वो सेंट्रल बैंक ऑफ द इकोनॉमी का है, क्योंकि वही है रेगुलेटर, क्योंकि एक तरीके से वही रेगुलेट करता है इन कॉमर्शियल बैंक्स के औकात को भी, इन कॉमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस को भी। तो अब सेंट्रल बैंक की बात करते हैं यहाँ पे। तो सेंट्रल बैंक में आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताएगा, कॉमर्शियल बैंक्स में आपको ऑब्वियसली गवर्नमेंट बैंक्स के बारे में यहाँ पे बताएगा। फिर किस तरीके से मनी को कंट्रोल करता है, मनी क्रिएशन बाय बैंकिंग सिस्टम जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आपको समझ में आया होगा कि हम कैसी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कहीं पे भी ये डायरेक्ट एमसीक्यूज़ होते हैं, और जो इकोनॉमी में जो इस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं तो हमें यूजुअली समझ में नहीं आते हैं, और बहुत बेसिक मोटी मोटी भाषा में हम आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं। मनी एंड बैंकिंग चैप्टर 3 डिस्कस हो रहा है क्लास 12th की एनसीईआरटी का। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो।